नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके चैनल मिशन एजुकेशन में। जो हम गणित का ट्रिक पढ़ रहे हैं उसी के एपिसोड में आपको आज मैं लघुत्तम और समापवर्ती पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित मैं जो लाभ हानि है, प्रतिशतता है, डिस्काउंट है, ट्रेन है, ये सारे भी वीडियो मैं आप सभी के लिए ट्रिकी बनाया हुआ और उसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से सबसे पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग का जो आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ है। तो एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में, और जो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन सभी बातों को हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लघुत्तम क्या होता है। ठीक है, तो लघुत्तम क्या होता है उसको जानने से पहले भी हमको ये जानना पड़ेगा कि ये लघुत्तम आखिर ये मिलता कैसे है और ये क्या चीज़ है, इसका सबसे बेसिक चीज़ क्या है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अपवर्त होता है। ठीक है, जिसको हम मल्टीपल भी बोलते हैं और उसी को ही गुणज भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है अपवर्त्य, गुणज और मल्टीपल तीनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता है कि किसी भी संख्या का जो टेबल रहता है ना, जो कंटिन्यूअस नंबर रहता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्त्य बोलते हैं। जैसे कि देख लेते हैं एग्जांपल के लिए 3 का अपवर्त्य क्या होगा। तो 3 के टेबल को हम लिखेंगे, है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये ऐसे ही। तो जो किसी भी संख्या का जो उसका टेबल रहता है, ठीक है। अब इस टेबल में आपको ये ध्यान रखना है कि इस संख्या से ये सारे चीज़ क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। देखिए, जिसका हम अपवर्त्य निकाल रहे हैं उसके टेबल में है तो उससे वो विभाजित भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी संख्या ले सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 5 का। तो 5 का अपवर्त्य क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो 5 ही आएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो जो उसके टेबल में रहता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका अपवर्त्य कहते हैं। और को जानने के लिए बहुत ही पहला स्टेप है। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं कि लघुत्तम क्या होता है। ठीक है, लघुत्तम सम ऑफ वर्ग, जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है कि लघु मतलब क्या हो जाएगा, छोटा होता है। क्या होता है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो सबसे छोटा गुणज होता है ना, जो सबसे छोटा संख्या होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कि 3, 6 और ये 9, इन तीनों संख्या का लघुत्तम क्या होगा, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होता है जो उसमें सबसे छोटा गुणज होता है। ठीक है, जो उसमें सबसे छोटा गुणज होता है। देखते हैं, अब 3 का टेबल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12 और ये 15, फिर ये 18 आ जाएगा। वैसे ही 6 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24। ओके, और भी आ जाएगा ऐसे ही। 9 का करते हैं तो 9, 18, 27, 36, ये ऐसे ही इसका और भी मिलता जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, इसका लघुत्तम सम ऑफ वर्त्य निकालना है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो सबसे छोटा गुणज, जो सबसे छोटा अपवर्त्य या सबसे छोटा जो मल्टीपल रहता है, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, इसी को ही देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है,
है ना, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 9 है लेकिन इसमें 9 नहीं है। तो ऐसे ही क्या चीज़ हो जाएगा, अब आगे देखते हैं। इसमें 18 है, ठीक है, इसमें भी 18 है और ये इसमें भी 18 है। तो यही क्या है, जो सबसे छोटा गुणज है जो तीनों संख्या में क्या है उपस्थित है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने के भी अलग अलग मेथड हैं, उसको भी हम अच्छे से चलिए समझते हैं। तो इसके जो 2 इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला है इसमें गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि, और दूसरा है भागफल विधि, ठीक है। तो उसको भी चलिए हम लोग पहले समझ लेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि जो गुणनखंड विधि है उसमें हम कैसे निकालते हैं। तो जो भी संख्या है जिसका हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखना है। और जो सबसे उसमें अधिकतम होगा वही क्या हो जाएगा, उसमें लघुत्तम समापवर्त। हम लोग का जो मेथड है वो गुणनखंड विधि है। तो इसमें क्या लिखना है हमको, अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखना है, ठीक है। अभाज्य संख्या के उसको हम घात के रूप में लिखेंगे और इसमें से जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या का घात होगा वही इसका लघुत्तम समापवर्ती होगा। चलिए हम देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को, ये 6 किससे विभाजित हो सकता है, 1 से हो सकता है, ठीक है। और ये फिर 2 से हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही ये किससे हो जाएगा, इसको हमको क्या लिखना है, इसके अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इसके गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3, ठीक है। वैसे ही ये किसका हो जाएगा, 3 और ये 3, ठीक है। और ये 2 2 और ये 3। अब ये कैसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इसमें तो दोनों चीज़ अलग अलग है ना, 2 एक बार है और 3 भी एक बार है। तो इसमें हम घात क्या लिख देंगे, एकक लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसको हम घात 2 कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 और ये 3 का घात 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो अधिकतम घात आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 का घात 2 है और ये 3 का घात 1 है, ठीक। तो अब इसमें से जो चीज़ कॉमन रहेगा, तो क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं। तो 3 और ये 3 अभाज्य संख्या के घात के रूप में अब हमको मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। जो 6 है इसका घात अभाज्य संख्या के रूप में और उसे घात के भी रूप में हम लोग इसमें लिख लिए, 9 का भी लिख लिए और ये इतना लिख लिए। इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि जो जो संख्या का अधिकतम घात है उसको आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर 2 का घात 1 है, यहाँ पर 2 का घात कितना है, 2 है। तो इन दोनों में से अधिकतम घात कौन सा हुआ, ये 2 का घात 2 हुआ, ठीक है। इन दोनों में से अधिकतम घात क्या हुआ, 2 का घात 2 हुआ, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं कि 3 है, 3 के घात 1 है, 3 के घात 2 है और यहाँ पर 3 के घात 1 है। तो यहाँ पर ये अधिकतम हुआ, तो क्या कर देंगे, इसको हम 3 के घात 2 अधिकतम है जो उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 और ये 9, तो कितना हो जाएगा, ये 36। ये इसका क्या हुआ, लघुत्तम हुआ, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करना है कि हमको उसको अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखना है और जो उसमें से जो अधिकतम रहेगा, है ना, जो सबसे बड़ी घात रहेगा उसको आपस में हमको गुणा करना है। तो हम गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते। मेथड जो हम लोगों का दूसरे मेथड हम लोगों का जो भागफल विधि है, इसको भी हम चले समझते हैं कि गुणनखंड विधि, भागफल विधि। अब इसके बाद दोनों जब हो जाएगा तो मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा कि कैसे हम इसको आसानी से निकालते हैं कि और एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, इसको भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। चलिए हम 6, 9 और ये 12 का हम भागफल विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले जो छोटी संख्या है उससे हम विभाजित करेंगे, है ना। एक से नहीं करना है हमको,
तो ये कम से कम 2 संख्या भी विभाजित हो, इसका हमको भी ध्यान रखना है। ये और ये क्या है, 2 के टेबल में है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये 9, और ये 2, ये 6 के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से 2 से करते हैं तो 2 संख्या विभाजित नहीं हो रहा है ना। ये 6 तो हो रहा है लेकिन ये सब विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको 2 से ना करके 3 से करेंगे। तो चलिए हम इसको 3 से करते हैं। तो ये 1, ये 3 और ये 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये तो 2 से नहीं होगा और ये 3 से भी ये नहीं होगा, कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए। तो अब हम लोग का क्या हो गया, यहीं तक है, इसको हम रोक देंगे। अब इसके बाद जितना भी बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 को कर दिए, ये 1 को किए 3 और ये 2। जब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाता है, 6, और ये भी 6 है ना। तो इसका 36 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि में भी यही निकाले थे और भागफल विधि में भी यही निकाले थे। दोनों का तरीका अलग है, लेकिन हम भागफल विधि से बहुत ही जल्दी से इसको हम निकाल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य को चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि सबसे पहला जो हम लोगों का उदाहरण है ना, इसमें हम अलग अलग केस पढ़ेंगे कि जो रेशनल नंबर के रूप में रहता है, जैसे 1/2 है, 3/4 है ना, और दशमलव के रूप में रहता है, या जो अलग अलग रहेंगे सारे का हम एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का सबसे पहला मेथड क्या था, गुणनखंड मेथड था। तो उस मेथड से हम इसको निकालते हैं। तो निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि जो भी दशमलव है उसको हम पहले उस दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, फिर ये 32 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है इस विधि में कि सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहेगा दशमलव के रूप में, उसको आप एक पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ, क्या करना है, पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद उसको हम अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसका हम किस मेथड से कर रहे हैं, इसको गुणनखंड विधि से कर रहे हैं इसलिए। अब इसके बाद जब अभाज्य संख्या का अधिकतम घात का हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, है ना, क्या करेंगे कि जो भी अभाज्य संख्या का अधिकतम घात आएगा उसको हम गुणा कर देंगे। अब उसके बाद लास्ट हम लोगों का स्टेप रहेगा कि हमको ये देखना है कि सबसे कम दशमलव वाली संख्या कौन सी है ना, मतलब इसमें कितनी संख्या है, 1 संख्या के बाद है, इसमें 2 संख्या के बाद है, इसमें 3 संख्या के बाद है। तो जो सबसे कम संख्या के बाद वाली जो दशमलव है, उसी दशमलव को ही हम जो हम लोगों को मिला रहेगा उसमें लगा देंगे। तो चलिए इसको मैं आपको फिर से एक एग्जांपल में लेता हूँ। ठीक है, तो 16 का जो अभाज्य संख्या के रूप में क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ये 2, ये भी 2, 2, 2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का घात 4, 2 का घात 5, और ये 49 का 7 और ये 7, तो ये हो जाएगा 7 का घात 2। इतना तो अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिख लिए। अब इसमें से जो अधिकतम घात क्या है, 2 का अधिकतम घात 5 है और 7 का अधिकतम घात 2 है। इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देते हैं। तो 2 का घात 5 गुणित 7 का घात 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 का घात 5 का मान कितना है, 32, और इसका 49 है। ठीक है, तो 32 और 49 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ठीक है, कितना आ गया, 1568। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद ये आंसर नहीं आया है। अब मैं आपको अंतिम जो स्टेप है उसको ध्यान रखना है कि सबसे कम संख्या के बाद दशमलव, 1 संख्या के बाद, 2 के बाद और ये 3 के बाद। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम संख्या के बाद दशमलव है, मतलब 1 संख्या के बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 संख्या के बाद हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, और यहीं इस जो दशमलव संख्या का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। इस केस में आप ये जानेंगे कि ये भी एक नया एग्जाम्पल है ना। इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि जब घातांक के रूप में रहेगा संख्या, पहले से ही दे दिया है ना, हम लोग अभाज्य संख्या के घात के रूप में हमको पहले से ही दिया हुआ है। देखिए ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, अभाज्य संख्या के घात के रूप में निकालते थे। अब आपके क्वेश्चन में पहले से ही दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि ये यहाँ पर धनात्मक है, और किसी में भी एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, वो
ऋणात्मक भी हो सकता है। तो उस ऋणात्मक वाली संख्या के लिए या धनात्मक वाली संख्या के लिए जो अभाज्य संख्या की अधिकतम घात है, क्या है, अभाज्य संख्या की जो अधिकतम घात है वही हम लोगों का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा। बिना हमको कुछ किए इस ट्रिक को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे घात के रूप में रहेगा तो यहाँ 2 है, 3 है, 5 है और ये 10 है। तो जो 2 का घात 10 मतलब जो 10 है वो सबसे क्या है, अधिकतम है। तो इस घातांक का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 का घात 10, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पर इसके बदले यदि ऋणात्मक रहेगा तो उसको भी मैं समझाता हूँ, इसको आप देखते रहिएगा तभी इसको आप अच्छे से। अब ये जो हम लोग का एक और जो उदाहरण है देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आधार है सब यहाँ 2 है मतलब बराबर है, यहाँ पर भी आधार क्या है, बराबर है। अब जब ये भी घातांक के रूप में ही है, पहले में क्या था, धनात्मक था और दूसरे में वो ऋणात्मक है, तो भी हमको एक ही ट्रिक को ही फॉलो करना है कि क्या करना है कि जो अधिकतम घात है, अब यहाँ पर ऋणात्मक में अधिकतम घात क्या हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो ऋणात्मक में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो 2 का घात -2 है, 2 का घात -4, -7 है, -5, तो जो सबसे छोटा है ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम घात हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि 2 का घात जो -2 है, 3 के घात जो -2 है वही अधिकतम घात वाली हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 3 के घात -2। कब, जब इसका आधार क्या है, सेम है, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपको एक और केस भी बताऊंगा, उसको भी देखिएगा कि जब उसका आधार अलग अलग रहेगा तो उसको हम कैसे करेंगे, है ना। जब आधार सेम रहेगा तो जो अधिकतम घात है वो धनात्मक रहे तो भी, ऋणात्मक रहे तो भी आपको अधिकतम घात को ही। तीसरे केस में आप ये जानेंगे कि जब उसका आधार क्या हो, अलग अलग रहे। तो अब अलग अलग रहेगा तो हम इसमें तो अधिकतम घात को देख नहीं सकते, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 का घात 3 रहेगा तो इसका मान कितना आ जाता है, 8, ठीक है। और ये जब 3 के घात 4 रहेगा तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और इसका 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कैसे आया चेक कर लेते हैं। 3 3 3 और ये 3, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 9 निया 81, तो इसका मान कितना आ गया, यहाँ से 81 आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई ही कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 8 करेंगे तो 200 हो गया, है ना, और ये 81, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, तो ये 2 और ये 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा। आपने इस फर्स्ट पार्ट में क्या देखे हैं कि जब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है अलग अलग केस के लिए। मैं आपको अगले जो एपिसोड रहेगा उसमें भी महत्तम समापवर्तक से जो जुड़ी हुई है इम्पॉर्टेंट ट्रिक उसको बताऊंगा, और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ उसको भी बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर वॉच करिएगा।